नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन आचार्य और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर देवेंद्र आचार्य की केमिस्ट्री पर। हम आ चुके फाइनली अपने लेक्चर नंबर 8 पर, किसके? मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु एवं अधातु के। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा आज का थर्मेट अभिक्रिया यानी कि थर्माइट रिएक्शन। तो डालते हैं अपनी हेडिंग और स्टार्ट करते हैं। तो डालते हैं अपनी हेडिंग थर्मेट अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप थर्मेट अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? थर्मेट अभिक्रिया को थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं? साथियों, क्या समझते हैं आप थर्मेट अभिक्रिया यानी कि थर्माइट रिएक्शन से? क्या होती है थर्माइट रिएक्शन? तो देखिए आप लोग, इसमें हम लिखेंगे। अच्छा, ये होता क्या है इसका? यदि मैं आपको बेसिक आइडिया दूं तो जब आयरन ऑक्साइड यानी कि जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, Fe2O3, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। तो जब आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 के साथ अभिक्रिया करती है कौन? एल्यूमिनियम धातु। जी हाँ, Al एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ में? फेरिक ऑक्साइड के साथ में। तो क्या होता है कि अत्यधिक ऊष्मा यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है हीट प्रोड्यूस होती है किससे? इस रिएक्शन से। और इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मेट अभिक्रिया यानी कि थर्माइट रिएक्शन। अच्छा, थर्माइट रिएक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जब Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड से Fe2O3 से कौन रिएक्शन करता है? Al यानी कि एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम, बस एल्यूमिनियम में लिख देंगे। अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये क्या है? एक मेटल है। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, ठीक है। तो जब फेरिक ऑक्साइड से एल्यूमिनियम धातु क्या है? अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करती है तो अत्यधिक ऊष्मा यानी कि बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? थर्मेट अभिक्रिया यानी कि थर्माइट रिएक्शन बोल सकते हैं। थर्मेट अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं इसको, ठीक है। थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, थर्माइट रिएक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जब जो फेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्शन करता है तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन से, और जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मेट अभिक्रिया यानी कि थर्माइट रिएक्शन होती है। अच्छा, इसके यूजेस क्या है किसके? इस रिएक्शन के। तो अच्छा, हमने रिएक्शन तो भाई करवाई ही नहीं। रिएक्शन हमने किसकी नहीं करवाई? हमने तो केवल डेफिनेशन लिख दी। तो अब हम इसको लिखें एग्जाम्पल के फॉर्म में। अच्छा, आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, आपने उसमें देखा था कि जो उच्च यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी में जो एलिमेंट सबसे ऊपर आते हैं, समझो वो उतनी ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, यानी कि वो उतनी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। अब Fe2O3 प्लस Al, तो इसमें जो एल्यूमिनियम है ना, ये मान लो जो ये एल्यूमिनियम है ये Fe से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम जो है इसकी जगह ले सकता है इसको हटा के, और ऑक्सीजन के साथ फरार हो सकता है। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज की मेरी बहुत ही अलग से वीडियो डली हुई है, स्पेशल वीडियो, आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, और हो सकता है फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। Fe2O3, तो जो हाई रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम और Fe में एल्यूमिनियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो इसको हम क्या करेंगे? ये करने की क्या ज़रूरत है भाई? करने की क्या ज़रूरत है? इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, यानी कि हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलेगा? Al2O3 यानी कि फेरिक जो है, ये जो आयरन है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या रिएक्टिव मेटल है किसकी कंपेरिजन में? आयरन या फिर फेरिक Fe की कंपेरिजन में। तो Al2O3 और फेरिक अलग हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने एल्यूमिनियम से किसकी? फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की कराई रिएक्शन, तो भैया इसमें जो आयरन था ये आयरन अलग हो गया और इसने क्या बना लिया? Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया प्लस Fe यानी कि बन गया। अच्छा, अब इसका उपयोग कहाँ होता है? हम कैसे मतलब इसके उपयोग को डिफाइन कर सकते हैं? यार कान दर्द करने लगे। तो इसके उपयोग क्या है?
इसके उपयोग से देखिए यदि हम इसका यूज करें किसका, इस रिएक्शन का Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe यानी कि आयरन मेटल, लोहा जो है धातु। तो इसके उपयोग से यदि हम इसका यूज करें तो जो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं ना, जो स्टेशन की जो पटरियाँ लगी होती हैं जिस पर ट्रेन चलती है और मशीनों दरारों को जोड़ा जाता है, यानी कि मशीनों से क्या होता है कि उन मशीनों और पटरियों के बीच में जो दरार होती है ना उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका उपयोग लिख लें। इसके उपयोग से यानी कि यदि हम इसका यूज़ करते हैं किसका, इस रिएक्शन का यूज़ यदि हम मान्यवर करेंगे तो क्या होगा, इसके उपयोग से रेलवे पटरियों को जोड़ा जाता है और मशीनों में जो दरारें होती ना, तो मशीनों की किसको, दरारों को जोड़ा जाता है, दरारों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। तो हमने यहाँ तक देखा किसके बारे में, थर्मेट अभिक्रिया यानी कि थर्माइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, और थर्माइट अभिक्रिया के उपयोग भी अभी हमने देखे। अच्छा, इसका यूज़ हम थर्माइट रिएक्शन का यूज कहाँ, वेल्डिंग में भी करते हैं, और उनके ऑक्साइड जो होते हैं उनके ऑक्साइड से जो मेटल्स की तैयारी और आग लगाने वाले उपकरणों के उत्पादन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए करता हूँ मैं वीडियो को पॉज। तो इसका उपयोग क्या है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग है जो कि अभी हमने देखा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मान लो हमारे पास में एक रेल की पटरी है, भैया इसकी तो मुझे चीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी होगी ना रेल की पटरी, तो ये हमारे पास में रेल की पटरी है। ठीक है, ये एक रेल की पटरी है, मैं डबल बना रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अच्छा, अब जो ये रेल की पटरियाँ हैं ऐसे 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 ऐसे, 1 मिनट, तो जो ये पट्टे पट्टे जुड़े रहते हैं ना, तो मान लो कि ये एक हमारे पास में क्या है, रेल की पटरी है, ऐसे है। अब इसमें क्या हो गया कि मान लो किसी एक तरफ एक दरार आ गई, किसी एक तरफ क्या आ गई, एक दरार आ गई, क्रैक आ गया, मान लो एक दरार पड़ गई हमारे पास में इसके बीच में। ठीक है, दरार, ये जो येलो कलर, ये जो आपको दिख रहा है ये एक दरार है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक बड़ा बर्तन या बड़ी मशीन लेकर हमने क्या किया, उस मशीन में सुनना, इसके ऊपर ही, इस पटरी के जस्ट ऊपर ही ये पटरी रखी थी, उसके ऊपर ही हमने एक बर्तन जैसा कुछ था जो हमने रखा और उसमें Fe2O3 और एल्यूमिनियम मिला दिया। तो दोनों को जब हमने मिलाया तो ये भयंकर हीट निकली, भयंकर हीट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और मेल्टिंग आयरन निकला, यानी कि पिघलता हुआ लोहा निकलती हमको देखने को मिला, निकलती हुई देखने को मिला, पिघलता लोहा हमको देखने को मिला, पिघलता हुआ लोहा जो ये हमारे पास में बना है Fe जो है ये फैल हो जाएगा भैया यहाँ दरार में मिलके। तो जहाँ जहाँ ये दरार होगी वहाँ ये मिलकर उसको, उस दरार को क्या करेगा, आयरन फिल कर देगा, और जो एक्स्ट्रा जो सूखेगा उसको हम घिस करके हटा देंगे और इसमें मस्त शाइनिंग ला देंगे। तो इसमें थर्माइट रिएक्शन का यूज हुआ। अब आप एक काम जरूर करना, मेरे पास यहाँ स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड तो मेरे पास है नहीं। जब आप गूगल पर डालोगे द यूजेस ऑफ द थर्माइट रिएक्शन, तो वहाँ आपको मशीनों में जो दरारें पड़ जाती हैं और जो रेल की पटरियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और फिर उस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस आयरन में रेल की पटरियों की जो दरारें हैं उनको कैसे ये आयरन फिल कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास थर्माइट रिएक्शन अब आपको समझ में आ गई हो। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, किसके बाद थर्मेट अभिक्रिया यानी कि थर्माइट रिएक्शन को समझने के बाद अब हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर प्रेजेंट होती हैं क्या, मेटल्स, जो अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। अब देखिए जो मध्य में आती है हमने उनका निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन को समझ लिया था, और जो नीचे आती थी उनको भी देख लिया था, यानी कि जो बहुत ही वीक बॉन्ड बना करके बैठी होती हैं। और अब हम बात करेंगे किसकी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर आते हैं। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज में लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लें कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, पिछले दो तो देख चुके हैं, जो मध्य में आती है, जो नीचे आती है। ठीक है, वीक बॉन्ड होता है उनका बहुत। अब जो थर्ड है हमारे पास में, 1 मिनट मार्कर का ढक्कन गिर गया, वो क्या है, सक्रियता श्रेणी में यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में, श्रेणी में
ऊपर मौजूद धातुओं का, ऊपर मौजूद यानी कि वो मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर अपर पर अप में प्रेजेंट मौजूद धातुओं का निष्कर्षण, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, उनको कैसे निकालते हैं निष्कर्षण। The extraction of the metals present in top of the reactivity series। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज में लेंगे, विद्युत अपघटनी अपचयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, अब आप नाम समझ गए होंगे। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, लाइटिक मतलब अपघटक, और अपचयन मतलब रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्या बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, ये नाम जो है इन धातुओं को ऐसा नहीं है कि अलग करने का और कोई मेथड नहीं है जो हमने यही लिया, लेकिन ये मेथड जो है हम क्यों लेते हैं, ये मेथड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मेथड जो है सर्वाधिक प्रचलित मेथड है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा फेमस है ये मेथड, सर्वाधिक प्रचलित। ठीक है, तो भैया इसी को लेते हैं हम अपने यूज़ में, ये बढ़िया लगे। यहाँ तो बहुत सारे तरीके, लेकिन ये सर्वाधिक प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए लेते हैं। तो अब मतलब कैसे क्या करता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो चित्र आप समझ जाओगे तो फिर तो आप सब कुछ समझ जाओगे। ये आप चित्र देखिए, शायद ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है इस चैप्टर में, तो आप जरूर इसको बना लेना जो मैं अभी बना रहा हूँ। क्या अभी हमारे पास में, मान लो कि हमने जो है एक पात्र लिया, एक कंटेनर लिया, और इसमें जो भी धातु हमें अलग करनी है ना, उसका विद्युत अपघटित डाल दिया, उस लवड़ का क्या है, विद्युत अपघटित डाल दिया। अभी समझाते हैं हम सारी बातें कि क्या हम ऐसा बोल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। ये है हमारा भैया इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, एक काम करो, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार। तो भैया यहाँ हमें दो चीज़ें बनानी है, एक तो एनोड और एक कैथोड, एनोड एंड कैथोड। तो मान लो हमने इसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, जो कि ये क्या है, ये है एनोड, एनोड। ठीक है, तो अब ये जो खुद ये पॉजिटिव से जुड़ा है वो खुद ही क्या होगा, वो खुद पॉजिटिव होगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। ये हुआ। जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वो खुद भी नेगेटिव होगा, जिस प्रकार पॉजिटिव से जुड़ा हुआ पॉजिटिव, उसी प्रकार नेगेटिव से जुड़ा हुआ नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को हम हमेशा एनोड बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हमेशा हम कैथोड बोलेंगे, ये भी याद रखना है। ट्रिक क्या है, आप ये ट्रिक याद रख सकते हो कि कौन सी ट्रिक, पैनिक, पैनिक, TANIC। ठीक है, TANIC मतलब ये क्या है, PANIC। पैनिक क्या चीज़ है भी हमारे पास में, पैनिक में P का मतलब है पॉजिटिव और A का मतलब है एनोड, A का मतलब एनोड। तो पॉजिटिव इज एनोड, एनोड कैसा, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज एनोड। ठीक है, एन क्या होता है, नेगेटिव, एंड नेगेटिव इज कैथोड। इसको हम क्या बोलते हैं, पैनिक बोलते हैं। ये ट्रिक है हमारे पास इसको याद करने की कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। तो पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव वाला एनोड होगा और नेगेटिव वाला हमारे पास में साथियों क्या होगा, कैथोड होगा। समझ गए आप लोग। अब ऐसे इसको याद रखो। अब आप लोगों को समझना है इसमें, तो हमने इसमें क्या लिया है, बीच में जो ये पानी पानी आपको दिख रहा है ना, ये मॉलिक्यूल्स, ये पानी नहीं है, ये NaCl का जलीय सॉल्यूशन, जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, साल्ट का। ठीक है, NaCl। या हम लोग चाहें तो इसको हम लोग एकदम पिघला हुआ भी ले सकते हैं, मेल्ट ले सकते हैं, गलित अवस्था में, एकदम गलित अवस्था में, यानी कि लिक्विड स्टेट में। बल्कि यहाँ पर आप इसको एक्वस में नहीं, गलित में लो, मेरे ख्याल से तो आप इसमें गलित में लो। ठीक है, मान लो आपने जो ये नमक लिया, इसको इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है भी ऐसा।
ठीक है, किसी भी चीज़ को आप पिघला सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है हमारे पास में, मेटल में खासकर। तो भैया हमारी बुक में क्या दिया है कि जिसको भी लेना है ना उसका गलत क्लोराइडों का जो भी धातु हमको चाहिए, मान लो 1 मिनट, मान लो ऐसे करेंगे, एक पॉइंट बढ़ा करके, 1 मिनट, जिस धातु का, एक पॉइंट आप बढ़ा लीजिए मेरी तरफ से, जिस धातु का निष्कर्षण करना है, निष्कर्षण करना है, उसके क्लोराइडों, सोच रहा था मैं उतनी देर तक, उसके क्लोराइडों, ठीक है ना, उसके क्लोराइडों का क्या वैद्युत अपघटक गलत अवस्था में लेते हैं, गलत अवस्था यानी कि मेल्टिंग स्टेट में लेते हैं, ठीक है भैया। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि जिस मेटल का हमको एक्सट्रैक्शन भैया करना है उसकी क्लोराइड्स जो होंगे उसको हमें कैसा लेना है, गलत अवस्था में यानी कि मेल्ट स्टेट में लेना है, ठीक है भैया। तो हमने इतना इसके बारे में लिखा, ठीक है, एकदम उसको पिघला कर लेना है। नमक को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता है वो शायद 800,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बताई है, कोई चढ़ मत बैठना कि ये गलत है, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, लगभग 1000 कुछ केल्विन होता है, ठीक है। तो 800 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से यदि गर्म करें तो नमक जो है पिघल जाता है, ठीक है। तो भैया जब नमक पिघलता है हमारे पास में, जब नमक पिघलता है तो होता क्या आपके पास में कि जो NaCl है टूटेगा, आयोनाइज होगा, जैसे लिक्विड स्टेट में आएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हीट हम लेते हैं ना जो, तो आयनों को अलग कर देती है, तो Na+ के आयन में ये अलग हो जाते हैं लिक्विड अवस्था में अलग, और जो Cl- आयन है वो भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में क्या है कि आयन अलग हो जाते हैं। अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन क्योंकि भर चुका है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, Na+Cl-। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे हर चीज़, एक चीज़। अब आप सोचो कि इस पूरे बिलियन में क्या होगा कि Na+, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बनाया भी था, पूरे में आप देखोगे कि Na+ और Cl- ऐसा भरा होगा। तो होगा क्या कि जो Na है वो सारे नेगेटिव वाले की तरफ भागेंगे और जो नेगेटिव वाले हैं वो सारे कैसे पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, क्योंकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। और जो डिफरेंट पोल या डिफरेंट चार्ज होते हैं, सेम चार्ज, समान आवेश नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित, यानी कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को कैसा प्रतिकर्षित, यानी कि रिपल्सन होता है उनके बीच में, वो अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे को दूर हटाते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइड है और ये एनोड साइड यानी कि पॉजिटिव साइड है। तो भैया इनके पास में Na+ आयन ज़्यादा होंगे, उनके पास में Cl- आयन ज़्यादा होंगे। तो ये सारे जो है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस के, ठीक है। तो सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या देखा, विद्युत अपघटनीय अपचयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। करते हैं बोर्ड को क्लीन, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो साथियों हमारा अगला टॉपिक था तो संक्षारण यानी कि कोरोजन, लेकिन अब हकीकत तो ये है कि हमारे पास कोरोजन यानी कि संक्षारण लायक वक्त नहीं बचा है। तो हम, और वैसे भी हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो हम मिलते हैं आपके साथ लेक्चर नंबर 9 में। कल का हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा संक्षारण यानी कि कोरोजन पर, क्लास 10th की, और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हाँ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निश्चिंत रहिए, घर पर रहिए। और हाँ साथियों, जाते जाते एक पॉजिटिव डोज जरूर लेते जाइए। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। नमस्कार।